देखने वालों को, सुनने वालों को, तमाम तर व्यूअर्स को मेरा दिल की गहराइयों से सलाम। आज हम बैठे हैं एसके प्रो चैनल पे। आज का हमारा ब्रॉडकास्ट, हमारे मेहमान हमारे साथ सयाम सलीम कैनी साहब, और आज का हमारा टॉपिक है गज़ा इसराइल वार एंड मेडिटेरियन रोल ऑफ पाकिस्तान। आज इस टॉपिक पे हम करेंगे अपने मेहमान के साथ बहुत सारी बातें। जुड़े रहिए हमारे साथ जो हमारी गुफ्तगू होगी उसको सुनिए, और कमेंट्स में अपने ख्यालात का भी इजहार कीजिए कि आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, जो हमारे ख्यालात हैं वो उससे आप भी मुतफिक हैं या नहीं हैं। तो आज करते हैं वेलकम हमारे मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम सयाम साहब। वालेकुम सलाम। आपको वेलकम करते हैं इसके ब्रॉडकास्ट चैनल पर, बहुत और शुक्रिया। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। जी, जैसे कि सयाम साहब, आपको उन्वान को तो पता चल ही गया होगा कि हमारे ब्रॉडकास्ट का उन्वान आज का क्या होने वाला है। तो इस लेके चलते हैं ब्रॉडकास्ट को आगे और आपसे करते हैं इसके बारे में चंद सवाल। तो बताइए कि सयाम साहब, पाकिस्तान को क्या मेडिटिंग चैलेंजेस दरपेश होंगे जो ये जब वो यूएस और ईरान का दरमियान में मेडिटिंग करेगा, तो क्या पाकिस्तान के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और आपकी क्या राय है इसके बारे में, कैसा आप सोचते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने मुझे इतने पुरखलूस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे दावत दी। आ, मेरा जैसा आजिज़ आदमी गो के इस चीज़ का मुतमिल तो नहीं हो सकता, मगर ये आपका ज़र्फ़ है। नंबर वन, अगर हम थोड़ा सा अपने व्यूअर के लिए थोड़ा उस सिनेरियो को बना लें कि हम किस बारे में बात करेंगे। वो अगर आप इस पस मंज़र को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त ईरान और अमेरिका की एक बड़ी जंग लगी हुई है, और उस जंग में अब अमेरिका भी थक चुका है और इसराइल भी थक चुका है। अब उस थकने की वजूहत ये हैं क्योंकि ये जो जंग है, जाहिर सी बात है इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसा दरकार होता है, और अमेरिकन इकानमी इस चीज़ की मुतामिल नहीं हो सकती कि वो बहुत लंबी वार कर सके। और इसराइल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसराइल, आपको पता होना चाहिए कि इसराइल जो भी वार करता है वो जस्ट अमेरिका के सर पर करता है। यानी वो अमेरिका से इन टर्म ऑफ मनी और इन टर्म ऑफ वेपन्स पूरी सपोर्ट लेता है। अगर वो सपोर्ट ख़त्म हो जाए तो बिलीव ऑन मी कि शायद कि एक बहुत छोटा सा कंट्री यानी शाम भी इस काबिल है कि वो नाक को चाने चुबवा सकता है, क्योंकि दफाई लिहाज से और इकानमिकली वो अमेरिका पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। और अमेरिका पे जब रिलाई करता है तो इसका मतलब है कि जब दो फ्रीकेन की तरफ दरमियान जंग हो तो मेडिएशन तब बेहतरीन हो सकती है जब आप न्यूट्रल हो। लेकिन पाकिस्तान का रोल न्यूट्रल नहीं नज़र आ रहा वाज़ेह तौर पर। क्योंकि जैसे लेट सपोज हमारे अगर दो इंसानों के दरमियानी लड़ाई हो जाती है तो उसमें हम किसको सालिस बैठाते हैं? सालिस उसी को बैठाते हैं कि जो न्यूट्रल हो। अब ये तो नहीं कि जो एक बंदे की साइड ले रहा हो और आप उसको सालिस बैठा दें। तो यही सबसे पहला पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को ये जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि ईरान क्या पाकिस्तान पे रिलाई करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ नहीं है। इसकी दो मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। एक तो आप अगर आप सऊदीया को देखें, सऊदीया क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया इस वक्त ईरान के एंटी है, और वो ईरान के एंटी पलड़े में इस वक्त अपना पूरा झुकाव रखता है अमेरिका की तरफ। तो अब पाकिस्तान का सऊदीया के साथ दफाई माहिदा भी हुआ हुआ है। अब ये जो दफाई माहिदा है, इस दफाई माहिदे में ये है कि अगर ईरान ने सऊदीया के साथ जंग की तो पाकिस्तान सऊदीया का साथ देगा। तो ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने पहले ही उस दफाई मायदे में क्लियर अपनी लाइन्स को डिफाइन किया हुआ है कि पाकिस्तान सऊदीया के साथ है। तो नंबर एक पहली तो बात ये होगी कि पाकिस्तान का ईरान की तरफ इस वजह से ज़्यादा झुकाव नहीं होगा। एंड दूसरी बात कि पाकिस्तान तो अभी रिसेंटली आपको पता है हमारे आर्मी चीफ साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका गए हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को पूरा क्लियर किया है, डिफाइन किया है कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो इट्स मीन के पाकिस्तान इस वक्त वाज़े तौर पर एक मुखालिफ फ्री की तरफ है ईरान के लिए। तो क्या ईरान इस मीडिएटिंग रोल को कदर की निगाह से देखेगा और सीरियसली देखेगा? क्या इस पे उसको कोई डूबियस या कोई डाउट नहीं होगा? तो डेफिनेटली होगा। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज है। नंबर दूसरा जो बड़ा चैलेंज है
वो शाहिद साहब इसराइल का है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। और इसराइल इस जंग में एक बहुत बड़ी एंटिटी है। आप उसको कभी भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब आप एक फ्री को तस्लीम ही नहीं कर रहे, तो जब मेडिएशन की बारी आएगी तो जाहिर सी बात है उसमें इसराइल के जितने भी बड़े हुकाम हैं उनका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान तो उनको इंटर ही नहीं होने दे सकता। तो जब वो इंटर ही नहीं होने देगा तो डेफिनेटली फिर कैसे वो मेडिएशन होगी। तो ये भी एक बड़ा एक बात है। और नंबर तीसरी बात कि इसराइल की तरफ आपको बहुत बहुत निगाह देखनी चाहिए कि इसराइल किसी भी जंगबंदी के का हक ही नहीं है, मतलब कायल ही नहीं है इस जंगबंदी का। वो चाहता है कि ये वार जितनी प्रोलॉन्ग होगी इतने ही उनके मकासद के लिए वो ज़्यादा बेहतर होगी। रिसेंटली मैं देख रहा था आज ही के अखबार में कि जो इसराइल के हुकाम हैं उनके मुताबिक जो वार के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी और जो टारगेट्स थे, अभी सिर्फ हमने 50% टारगेट्स को अचीव किया है। इसका मतलब है कि ईरान के लिए ये वार, सॉरी इसराइल के लिए ये वार अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो उसके अभी 50% टारगेट्स रहते हैं। तो 50% टारगेट्स में रिजीम चेंज भी एक बड़ा टारगेट है, जो मेरे ख्याल से सबसे क्रूशियल और सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है, जिसकी वजह से ये वार शुरू की गई थी। तो वो अभी टारगेट रहता है। तो इसका मतलब है कि कतन इसराइल इस मेडिएशन के हाथ में नहीं है। मेडिएशन तो सुलह के लिए है, जंग के खात्मे के लिए है। तो इसराइल ने ही ये जंग शुरू कर की थी, और इसराइल अगर इसके हक में नहीं है तो फिर वो मेडिएशन किधर जाएगी। और ये इसका तीसरा बड़ा बड़ा चैलेंज था। चौथा जो चैलेंज है वो ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो ईरान भी एक ऐसी एंटिटी है कि जो इस वार को ख़त्म नहीं करना चाह रही। ईरान के जो 5 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं, और पाकिस्तान को कहा है कि आप ये बात अमेरिका को ट्रांसफ़र करें, उसमें कहीं पर वो, अगर आप उसको बहुत गौर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसमें कतन ईरान वार के ख़त्म करने के हक़ में नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि वो इस वक्त डोमिनेंस में है। अब जो डोमिनेंस, जो भी पार्टी अपने आप को डोमिनेंस में समझती है, यानी वो अपने आप को ज़्यादा हावी समझती है, तो वो समझती है कि वार उसकी टर्न पर ख़त्म हो। अब अमेरिका को तो ये कतई कबूल नहीं है कि वो उसकी टर्म पे राज़ी हो जाए, वरना तो ये अमेरिका की वाज़ेह शिकस्त होगी। तो उधर दूसरी साइड अगर आप देखें तो अगर आप मेडिएशन करवा रहे हैं तो उसमें अमेरिका क्या ईरान की टर्म पर आ जाएगा? तो नहीं आएगा। तो ये दोनों जो इस वक्त पार्टीज़ हैं वो बहुत वाजिद हैं। तो ये वाजिद हैं, इस वजह से ये बड़ा बड़ा एक मसला होगा। और सबसे आखिरी जो मसला है जो बहुत ही क्रिटिकल है, वो ये है कि इस मेडिएशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त ईरान किसी भी मेडिएशन का को बहुत डाउट की नजर निगाह से इस वजह से भी देखता है कि इससे पहले 2 दफ़ा ईरान के साथ इस मेडिएशन के दौरान धोखा दे की गई है। कैसे धोखा दी गई की गई है कि उसको इस तरह से धोखा दिया गया कि पहले भी 2 दफ़ा उसको बताया गया कि हम मेडिएशन कर रहे हैं, और उस मेडिएशन की आड़ में अभी मेडिएशन हो ही रही थी कि उसके साथ वार शुरू कर दी गई। तो वो मेडिएशन, यहाँ पर भी ये बहुत डूबियस रोल है अमेरिका का कि क्या वो मेडिएशन की आड़ में कुछ टाइम चाहता है ताकि वो अपने आप को दोबारा से प्रिपेयर कर सके, और एक बड़े तरीके से, जिसमें बूट्स ऑन ग्राउंड भी एक ऑप्शन हो सकता है, दोबारा से ईरान पर हमला किया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या इस मेडिएशन को एक अपने मजमूम मकासद के लिए तो नहीं यूज़ करना चाह रहा अमेरिका। तो इस वजह से भी इसका रोल बहुत ज़्यादा डूबियस और बहुत ही मशकूक हो जाता है। जैसा कि सैम साहब आपने बात की कि जो इसराइल के 50% जो उसके मकासद थे वो तो पूरे हो गए, 50% जो रहते हैं, आपके ख्याल में जो इसराइल के ख़ास मकासद हैं वो क्या हैं इस जंग को लेकर, और इसराइल के ख़ास जंग की शुरू होने की क्या वजूहत हैं, और इसराइल के जो ख़ास जो पॉइंट है वो क्या चाहता है इसराइल इस जंग से? इसके लिए शारजी साहब आपको इसराइल की हिस्ट्री पर जाना पड़ेगा। कि सबसे पहले तो आप यूँ देखना, अपनी एक ज़ाती मिसाल ले लें कि आपने अगर किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हो, तो आप मुसलसल जब तक वो बंदा जिंदा रहेगा आपको थ्रेट ही रहेगा। अब उस थ्रेट के लिए आपने मुसलसल उसको डराना है, धमकाना है, पुलिस केसेस करने हैं, उसको पिस्तौल दिखाना है, बंदूक दिखानी है, वट एवर जैसा हमारे पास होता है। जब तक आप उसको डराएंगे नहीं, अगर वो हावी हो गया कभी भी, तो पहली बात तो ये करेगा कि वो आपसे अपनी ज़मीन लेगा। एग्जैक्टली ऐसी ही सिनेरियो लेकर अगर आप स्टेट लेवल पर जाएं, तो जो इसराइल है वो एक स्टेट नहीं है, वो एक कब्जा ग्रुप है, आप ये समझ लें।
अब उन्होंने कब्जा किया हुआ है अरब की सरजमीन पर, और अरब के उन लोगों को जो बिल्कुल मासूम थे उनको उस अपनी ज़मीनों से बेदखल किया है उसने। अब वो बेदखल किया है तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से पूरा अरब, मतलब गज़ा को देख लें, सऊदीया को देख लें, और मैं आपको ये बताऊं कि इवन दुबई को भी देख लें तो दुबई भी इस चीज़ का कतन कायम नहीं हो सकता कि उनकी ज़मीनों पर कोई नॉन अरब आके तो वहाँ पर आबाद हो। तो इसका मतलब है कि वो जो एक कब्ज़ा ग्रुप है उसको मुसलसल थ्रेट है कि ये अगर वापस से स्ट्रांग हो गई तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी ज़मीनों से हमें बेदखल कर देंगे। तो अब जाहिर सी बात है इसके लिए उन्होंने अपने मुखालिफ को हमेशा से ही सुप्रेस रखना है, उनको उनके साथ वार करनी है ताकि वो इस काबिल ना हो सके। और बुनियादी तौर पर अगर आप इस वार को देखें तो इस वार का यही मकसद था कि इस रीजन में ईरान एक ऐसी एंटिटी थी जो कि इसराइल के सामने शीशा से पिलाई हुई दीवार बनती जा रही थी, और ये एक ऐसी आप समझ ले हड्डी थी, ना निगली जा रही थी और ना ही उगली जा रही थी। तो इसके लिए उनको पता था कि आज अगर हमने इनको खुला छोड़ दिया, अगर आज इन्होंने एटॉमिक वेपन्स हासिल कर लिए, इन्होंने अपने डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो कल ये ज़रूर अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए इसराइल पर हमला कर सकती है। तो उसके लिए, और उसके लिए आप देखें कि ईरान को ज़्यादा मेहनत करने की भी नहीं ज़रूरत है, क्योंकि अरब खुद ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ है। तो गज़ा में भी आप देखें कि हमास को ईरान की प्रॉक्सी बनाने के लिए ईरान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमास भी तो उनके ख़िलाफ़ थी, और दूसरी तरफ ईरान भी इसराइल के ख़िलाफ़ था। तो देखिए इसलिए, और ऐसे यू नेम इट, और बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं। अगर आप हौसी बागियों को देख लें यमन में, आप हिजबुल्ला को देख लें लबनान में, तो आपको वाज़ेह तौर पर पता चलेगा कि ये प्रॉक्सीज इस वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अरब की इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, और अरब भी इसराइल का मुखालिफ है और ईरान भी इसराइल का मुखालिफ है। तो आप इसराइल की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपको ये आपके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, आपको ये वार करनी पड़ेगी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। तो इसीलिए उन्होंने ये वार की ताकि वो अपनी डोमिनेंस को साबित कर सके, और वो इस रीजन में कम अज़ कम जो अरब रीजन है उस पर अपनी आलमी हुक्मरानी को बरकरार रखे और अपनी आलमी हुक्मरानी को साबित कर सके, और उस जिसकी वजह से उनकी एग्जिस्टेंस को कोई खतरा ना हो। मेरे ख्याल से यही बड़ी वजह थी। उनको पता था कि आज अगर हमने इनको खुला छोड़ दिया, अगर आज इन्होंने एटॉमिक वेपन्स हासिल कर लिए, इन्होंने अपने डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो कल ये ज़रूर अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए इसराइल पर हमला कर सकती है। तो उसके लिए, और उसके लिए आप देखें कि ईरान को ज़्यादा मेहनत करने की भी नहीं ज़रूरत है क्योंकि अरब खुद ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ है। तो गज़ा में भी आप देखें कि हमास को ईरान की प्रॉक्सी बनाने के लिए ईरान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमास भी तो उनके ख़िलाफ़ थी, और दूसरी तरफ ईरान भी इसराइल के ख़िलाफ़ था। तो देखिए इसलिए, और ऐसे यू नेम इट, और बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं। अगर आप हौसी बागियों को देख लें यमन में, आप हिजबुल्ला को देख लें लबनान में, तो आपको वाज़ेह तौर पर पता चलेगा कि ये प्रॉक्सीज इस वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अरब की इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, और अरब भी इसराइल का मुखालिफ है और ईरान भी इसराइल का मुखालिफ है। तो आप इसराइल की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपको ये आपके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, आपको ये वार करनी पड़ेगी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। तो इसीलिए उन्होंने ये वार की ताकि वो अपनी डोमिनेंस को साबित कर सके, और वो इस रीजन में कम अज़ कम जो अरब रीजन है उस पर अपनी आलमी हुक्मरानी को बरकरार रखे और अपनी आलमी हुक्मरानी को साबित कर सके, और उस जिसकी वजह से उनकी एग्जिस्टेंस को कोई खतरा ना हो। मेरे ख्याल से यही बड़ी वजह थी। इसके बाद सैन साहब, आपको क्या लगता है कि इस मीडिएटिंग की वजह से जो पाकिस्तान को कुछ बेनिफिट्स भी होंगे या कुछ बेनिफिशियल भी साबित होगा पाकिस्तान के लिए, इस जो मीडिएटिंग जो पाकिस्तान करेगा इसकी वजह से? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इस पॉडकास्ट को समझे तो आपने जैसे शुरू में एक पूरा सिनेरियो बनाया, उसमें आपने सबसे पहले चैलेंजेस पे बात की और अब उसके बेनिफिट्स की तरफ आते हैं कि जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान को चैलेंजेस तो जैसे दरकार है इस मीडिएशन में, साथ साथ क्या इससे उसको बेनिफिट्स भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो मैं आपको इसके लिए भी एक बिल्कुल अपनी ख़ानदानी मिसाल ही देता हूँ कि हमारे ख़ानदान में भी देखें कि जो भी लोग मेडिएशन करवाते हैं तो वो उस मेडिएशन के बाद बहुत मोतबर लोग हो जाते हैं। हमारे इलाके में भी देखें कि जो लोग भी साजिश का किरदार अदा करते हैं, या इवन अगर आप बलूचिस्तान में चले जाएं, आप केपी में चले जाएं, तो वहाँ पर जो भी लोग पंचायत करवाते हैं वो बहुत मोतबर लोग होते हैं, वो उनको इलाके में बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। तो एग्जैक्टली जब पाकिस्तान ये मेडिएशन करवाएगा तो उसकी वजह से पाकिस्तान की कदर व कीमत में बहुत बहुत इजाफा होगा,
क्योंकि ये एक ग्लोबल इशू है, और उस ग्लोबल इशू में पाकिस्तान का रोल सालिस का अदा करना, इट्स मीन कि दुनिया ये तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी क्रूशियल एंटिटी। पाकिस्तान इस दुनिया के लिए बहुत अहम है, तभी तो उसको ये रोल दिया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान की कदर कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और वो इस वजह से भी है क्योंकि पाकिस्तान डिफेंस के लिहाज से अरब कंट्रीज़ पर बहुत बढ़तरी रखता है, और इवन कि ईरान के लिहाज से भी आप देखें तो ईरान से भी बेहतर पाकिस्तान के डिफेंसेस है। तो पाकिस्तान एक बड़ी ग्लोबल हजीमनी और बड़ी पावरफुल एंटिटी है। तो ये दुनिया ये तस्लीम करने जा रही है कि यस, पाकिस्तान इज़ अ वेरी मच पावरफुल कंट्री। सो सबसे पहले तो पाकिस्तान अपनी कदर कीमत में इजाफा रखेगा, और नंबर दूसरी बात कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन भी बड़ी बेहतर होगी। कैसे? आप खुद सोचें कि जैसे पाकिस्तान का GF-17 थंडर जो एयरक्राफ्ट है, वो एक बहुत बड़ी तकनीकी और तकनीकी लिहाज से बड़ी बेहतर और बड़ी महारत का सबूत है। तो अब कंट्रीज़ को जो भी जिनको, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया एक क्यास में है, दुनिया का आर्डर बिल्कुल डिसऑर्डर हो चुका है। तो अब दुनिया को पता है कि उनको वार के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया हालत जंग में है। तो उस प्रेपरेशन के लिए पाकिस्तान अपना रोल अदा कर सकता है। कैसे? आप खुद देखें कि पाकिस्तान के पास, जैसे मैंने आपको कहा कि GF-17 है, तो वो पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को दिया भी है, उसके साथ हमारा मायदा हुआ है। इसी तरह से बहुत सारी और कंट्रीज हमसे GF-17 खरीदने के लिए रवाबित कायम कर सकते हैं। तो जब हम GF-17 को बेचेंगे तो उससे हमारे डिफेंस भी बेहतर होगा, हमारी इकानमी भी बेहतर होगी। जैसे आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका की इकानमी को हम वार इकानमी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो यही असला वगैरह बेच कर अपने गुजर बसर करता है, आप क्यों समझे। तो इस तरह से पाकिस्तान भी जब अपना असला, अपने वेपन्स को बेचेगा, तो उससे पाकिस्तान की इकानमी भी बेहतर होगी। और ना सिर्फ इस लिहाज से इकानमी बेहतर होगी, बल्कि अब आप खुद सोचें कि जो अरब कंट्रीज़ है वो पाकिस्तान पे ज़्यादा रिलाई करेंगी। तो वो अपने जो डायस्पोरा है वो कोशिश करेंगे कि वो अपने डायस्पोरा, यानी कि जो लोगों को वो बाहर से बुलाते हैं, तो वो पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे कि पाकिस्तानियों को बुलाएं, ताकि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात कायम कर सकें। और उसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान उनको वार में सपोर्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये, और ऐसे बहुत सारे मैं और भी फ़वाइद गिनवा सकता हूँ, मगर यहाँ तक ये काफ़ी है ये समझने के लिए कि पाकिस्तान का को इसमें बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये मामला। अच्छा शान साहब, इसके बाद आते हैं, हमने देख लिए इसके नुकसानात भी, इसके फ़वाइद भी। अब हम इस पे बात करते हैं, क्या ये मीडिएटिंग या मीडिएशन कामयाब भी हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या आपकी राय है इस बारे में? आपके क्या ख्याल आते हैं इस बारे में, अगर थोड़ा सा इस पर डिस्कस करें? बहुत ही अच्छा और उम्दा क्वेश्चन है कि इसकी कामयाबी के बारे में हमें कितना ऑप्टिमिस्टिक हो रहना चाहिए। तो जैसा कि शांति साहब, चैलेंजेस में भी मैंने कुछ चीज़ों की तरफ इंडिकेट किया कि इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत महदूद हैं। वो महदूद इस वजह से हैं, मतलब ये किस ग्राउंड्स पर ये कह रहा हूँ कि इस कामयाबी के इम्कानात बहुत महदूद हैं। नंबर एक तो देखें कि हमारे पास जो अमेरिका है और जो ईरान है, दोनों विलिंगली तैयार ही नहीं है। मतलब वो किसी देखिए ना, मेडिएशन तो तब होती है जब आप दूसरों की टेरर्स पर अपने आप को तैयार करते हैं और उसको कबूल करते हैं। तो इनमें से कोई भी अपनी टर्म्स पर लचक दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इस मेडिएशन के लिए अमेरिका ने अपने 15 पॉइंट्स दिए हैं, और वो 15 पॉइंट्स का खुलासा ये है कि अमेरिका ईरान को ये कह रहा है कि वो सरेंडर करे, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी कि कोई भी कंडीशन के बगैर उसको सरेंडर करना पड़ेगा। अब ये चीज़ ईरान के लिए तो काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप ईरान को देखें तो ईरान ने 5 पॉइंट्स दिए हैं, और उस 5 पॉइंट्स में जैसे उसने कहा कि हम पर ये वार मुसल्लत की गई है, और इस वार को पहले तो हर लिहाज से ख़त्म किया जाए ना, तो फिर हमको मेडिएशन की तरफ जाएंगे। तो अमेरिका इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। तो मतलब दोनों तरफ आप देखें तो वो क्या है ना कि दोनों तरफ आग हो बराबर लगी हुई। तो ये दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, दोनों लचक के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब वो दोनों लचक के लिए नहीं तैयार हैं, तो फिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं इसके लिए कतन ये नहीं आपको कह सकता कि इसमें पाकिस्तान कोई बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। हाँ, और मुझे तो ये भी लगता है कि अमेरिका इस मेडिएशन को भी
एक हथियार के तौर पर लेगा, यानी वो इसके लिए वो इसकी आड़ में अपनी तैयारी कर रहा है, और वो जल्द ही आप देखेंगे कि बहुत सरप्राइज करेगा दुनिया को। या तो वो अचानक शायद निकल जाए, या फिर उनके लिए दूसरा जो एक रोल रह जाता है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड्स लेकर आए, जो कि मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन दिखाई दे रहा है। तो मेरे लिए तो ये मेडिएशन जस्ट अ ड्रामा है। ओके, एंड देन इसके बाद सैम साहब आप देखें कि वो बातें सारी यहाँ तक आप पहुंची। अच्छा सैम साहब, जिस तरह से हम बातें करते हैं, आपने ये मैंने अब जब आपसे पूछा तो आपने मुझे एक बात बताई कि जो ईरान जो अमेरिका की टर्म्स पे वो जो 15 टर्म्स जो उन्होंने अमेरिका ने दिए उस पर नहीं लाने को तैयार। तो आप क्या समझते हैं किस वजह से, क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से जो ईरान है वो उन टर्म्स को नहीं मान रहा? वो ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो नहीं माननी चाहिए, या ऐसी कौन सी टर्म्स है जिस पे ईरान को सर झुका लेना चाहिए, और कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो ईरान बिल्कुल भी नहीं मान रहा, और कौन सी ऐसी हैं जो ईरान थोड़ा बहुत उसकी तरफ माइल हो रहा है? हाँ, इसके बारे में फिर बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मेडिएशन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम बात तो ये है कि ईरान को लचक दिखानी पड़ेगी। अब वो लचक किस बियाह पर और कौन सी टर्म पर होगी, ये एक क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो जो सबसे जो एम नुकता है वो ये है कि अनकंडीशनल सरेंडर, यानी कि ईरान अपनी शिकस्त को तस्लीम करे। तो अगर अगर आप ग्राउंड पे भी देखें तो दो के ईरान को बहुत नुकसान हुआ है इस वार से। उसकी उसकी इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है, उसकी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, मगर फिर भी अगर आप देखें तो वो तब भी रिटेलिएटिंग अटैक्स कर रहा है। इवन अभी भी वो इसराइल के अंदर जाकर हमला करने की सलाहियत रखता है, और उसके बहुत सारे ड्रोन्स अभी भी इसराइल के लिए कंटिन्यूस थ्रेट है। तो इट्स मीन कि ईरान के लिए अभी वो सिचुएशन नहीं आई कि वो आर को तस्लीम करे। इवन मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ईरान हर गुजरते दिन के साथ अपने डोमिनेंस को प्रूव कर रहा है। तो एक ऐसी पार्टी की जो जीत की तरफ जा रही है, आप उससे ये कह रहे हैं कि आप अपनी हार को तस्लीम करें, तो ये तो कतई नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी कंडीशन है जो बिल्कुल फजूल है। आप अब कौन सी चीज़ है जो मेडिसिन की तरफ लेकर जा सकती है, या कौन सी सेफ फेसिंग कंडीशन है, वो ये है कि कोई ऐसा लाए अमल बनाया जाए कि जिसमें दोनों पार्टीज की सेफ फेसिंग हो जाए, यानी दोनों अपनी आवाम को ये बताने के लिए तैयार हो जाए, या वो इस काबिल हो जाए लोगों को बताने के लिए कि हमने कहीं ना कहीं इस वार के जरिए अचीव किया है, अपनी अपनी नेशन को ये बताने के लिए वो कम से कम उनको कोई ऐसा मवाद तो मिले। तो यही मेरे ख्याल से कोई ऐसी कंडीशंस लेकर आनी पड़ेंगी, जैसे अमेरिका के लिए ये बताना कि उन्होंने ईरान की सुप्रीम लीडर को मारा है, उनकी अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया है, और जो वार के एम्स थे उनको अचीव किया है। तो अमेरिका के लिए ये बताना मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है, उसको यही चीज़ें चाहिए। दूसरी तरफ ईरान को के पास भी ये है कि उन्होंने रिटेलिएशन की है, और बहुत उम्दा तरीके से की है, और वो कंटिन्यूस रिटेलिएशन करता रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका वहाँ से दुम भगा के तो भागा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के पास ये लॉजिक्स रहने देने चाहिए, और इस वक्त मतलब अगर इसी कंडीशंस पर मतलब लचक दिखाई जाए तो वो यही कंडीशन हो सकती है कि दोनों को फेस सेविंग दी जाए, और दोनों जब फेस सेविंग दोनों को मिलेगी तो दोनों की लीडरशिप इस बात पे तैयार हो सकती है कि वो इस दुनिया में पीस लेकर आए और इस वार को ख़त्म करें, जो कि वक्त की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से ये वो दो कंडीशन है, एक जिस पे लचक नहीं हो सकती और एक जिस पे लचक हो सकती है। लचक होने के लिए फेस सेविंग कंडीशंस देना बहुत ज़रूरी है, और जिस पे लचक कतई नहीं हो सकती वो ये है कि दोनों पार्टीज अगर ये मुतालबा करें कि वो शिकस्त तस्लीम करे मुखालिफ पार्टी, तो ये कतई नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतर नुकता था। अच्छा सैम साहब, बहुत अच्छा से आपने एक्सप्लेन किया। इसी के साथ अगर आपका से अगर मैं पूछूं कि इस जो मीडिएटिंग में होगा, इसमें जो इसराइल का क्या रोल होगा, इसमें इसराइल क्या रोल अदा करेगा, इसराइल क्या अपना तर्ज अमल दिखाएगा इस मीडिएटिंग में? बांझे साहब, अगर आप इस चीज़ को देखें ना, तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये बड़ी एक अजीब सी मेडिएशन है कि जिस मेडिएशन में एक बहुत एम एंटिटी अपना कोई रोल नहीं रखती। यानी कि आप देखें वर्ल्ड में भी देखें तो इस वक्त बात हो रही है ईरान और यूएस की। हालांकि दूसरी तरफ आप देखें तो यूएस तो मेरे ख्याल से एक्सप्लिसिटली इसमें उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं था, उसको तो प्रेशराइज करके बाई हुक एंड बाई क्रूक इस वार में शामिल किया गया।
तो इसका मतलब ये है कि जो इसराइल है उसका बहुत अहम रोल है। अगर वो तस्लीम नहीं करेगा तो फिर मेरे ख्याल से मेडिएशन बिल्कुल बेकार चली जाएगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है स्टिल, कि कैसे वो इसराइल को राज़ी करे कि वो भी ऑन टेबल आए। और पहली बात तो ये है कि उसके लिए मेरे ख्याल से जो इस्लामाबाद का वेन्यू है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। आपको क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस मेडिएशन में इजिप्ट और तुर्की ये दोनों बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं और वो भी मेडिएटिंग पार्टनर है। तो इसका इसका नियम बदल ये हो सकता है कि ये जो मेडिएटिंग रोल है वो अगर दुबई में हो जाए या कहीं तुर्की में हो जाए या कहीं इजिप्ट में हो जाए, ताकि वहाँ पर इसराइल भी आकर बैठने के लिए तैयार हो जाए, उसके ऑफिशियल्स भी वहाँ पर आए, तो तब मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। चाहे उसमें रोल पाकिस्तान का ही हो लेकिन वेन्यू अलग हो। या तो फिर पाकिस्तान को ये तस्लीम करना चाहिए कि ईरान के ऑफिशियल्स यहाँ पर आ सकते हैं, उनको वीज़ा एक्सेस दी जाए, जो कि नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पता है कि आप हमारी वीज़े पे एक वाहिद ऐसी कंट्री है कि जिस पर हम जो हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उधर ट्रैवल नहीं कर सकते या वो यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते। तो जब वो ट्रैवल नहीं कर सकते तो उनकी मेडिएशन में क्या रोल होगा, ये मेरे लिए एक खुद एक डूबियस बात है। हाँ ठीक है कि वो कहीं पैगाम भिजवाते रहें और ये इससे, लेकिन इससे क्या मेडिएशन कामयाब रहेगी जब वो इनडायरेक्टली इस चीज़ में शामिल रहेंगे? तो नहीं, मेरे ख्याल से कि मेडिएशन की कामयाबी के लिए जो इसराइल है उसका डायरेक्टली इस मेडिएशन में रोल अदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक डायरेक्ट पार्टनर है। तो उसको कैसे आप इनडायरेक्टली ट्रीट करेंगे? तो इसलिए मेरे ख्याल से इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि किसी वेन्यू को चेंज किया जाए और चाहे पाकिस्तान ही उसमें रोल अदा करे, पाकिस्तान ही मेडिएटर बने, लेकिन वेन्यू इस्लामाबाद से आप कहीं पर शिफ्ट करें ताकि वहाँ पर इसराइली ऑफिशियल्स भी आएँ और उनको भी किसी टर्म्स पर मनवाया जा सके। तभी मेरे ख्याल से ये कोई सक्सेसफुल टॉक्स होंगी, अदरवाइज ये बेवकत की रागनी है आई थिंक। अच्छा सैम साहब, बाकी जो टॉपिक था उसके रिलेटेड तो तकरीबन सारे क्वेश्चन हो गए। बस एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि ये जो मेडिएटिंग या मेडिएशन जो हो रही है, इसके बाद इस मेडिएशन की वजह से ये जो कंट्रीज तो जो इंक्लूड है इस मेडिएटिंग में, इसके अलावा किसी और कंट्री पर भी ये इफ़ेक्ट करेगा या कोई और भी कंट्रीज से थोड़ा बहुत मुदाखलत करने की कोशिश करेगी इसके अंदर, या कोई और आड़ लाएगी इसके अंदर? तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेडिएशन हो रही है, इस मेडिएशन में मिस्र और तुर्की भी एक बहुत अहम पार्टनर है। तो उसकी वजह ये है कि तुर्की और मिस्र और तुर्की, ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं, ये इन दोनों के तल्लुकात भी ईरान और अमेरिका दोनों के साथ बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक बहुत डोमिनेंट रोल अदा करेंगे इस मेडिएशन के ज़रिए। तो उसमें तुर्की का रोल तो वैसे भी सबके सामने बड़ा ऑब्वियस सा रोल है, तो और वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, तुर्की इससे डायरेक्टली मुतासर भी हो रहा है। और न सिर्फ तुर्की बल्कि मिस्र तो इससे भी ज़्यादा मुतासर हो रहा है क्योंकि उसकी सरहद इसराइल के साथ लगती है, गज़ा के साथ लगती है। तो इस मीन के अगर आप ये कहें कि मिस्र और जो तुर्की हैं ये बहुत अहम रोल अदा करेंगे, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं होगी। उसके अलावा जाहिर सी बात है, सऊदी अरब आपको पता है, दुबई है, ये कंट्रीज़ भी मेडिएशंस के लिए बेताब हैं, क्योंकि इनकी इकानमी तबाह हो रही है। इनकी तो ऑयल इकानमी है वो तो बिल्कुल कोलैप्स कर रही है, तो इसलिए उनको भी बहुत तामल भी है इसमें, और वो पूरी ख्वाहिश रखते हैं कि ये मेडिएशन कामयाब हो, तो इसलिए वो इनडायरेक्टली अमेरिका पे दबाव भी डाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बल्कि ये अगर आप यूँ कहें कि पूरी दुनिया ही इस वक्त अमेरिका पे दबाव डाल रही है कि वो इस मेडिएशन के ज़रिए कोई पीसफुल हल की तरफ जाए, तो ये गलत नहीं होगा। तो आप अगर मुझसे पार्टिकुलरली कहें तो मैं आपको कहूँगा सऊदी अरब, दुबई, मिस्र और फिर तुर्की और फिर पाकिस्तान, ये वो ममालिक हैं कि जो डायरेक्टली इस मेडिएशन में बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। और अगर आप जनरली कहें तो पूरी वर्ल्ड ही इस मेडिएशन के लिए और इसके रिजल्ट्स के लिए बेताब है। उन नेम्स के साथ एक और अगर मैं ऐड कर लूँ, इंडिया का नेम, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट ये जो वार चल रही थी इसराइल और ईरान की, इसमें जो इंडिया था ये भी काफ़ी एक्टिव नज़र आया है एज पॉइंट, इसराइल की तरफ से बहुत एक्टिव नज़र आया है। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि इंडिया क्या इसमें क्या किरदार अदा करेगा, इस तरह से एक्ट करेगा इस मीडिएटिंग पे, या वो क्या बोलेगा, क्या इंडिया का रद्द-ए-अमल होगा इस पर? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शुरू दिन से ही
ये वार जिस दिन शुरू हुई थी उसी दिन नरेंद्र मोदी साहब की नेतन्याहू के साथ मुलाकात थी, और उसी मुलाकात का ही नतीजा ये हुआ कि अगले दिन इसराइल ने ईरान पर हमला कर लिया। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इस वक्त जो इंडिया है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है इसराइल की और अमेरिका की। तो वो तो एक फ्रीक है, यानी जब आप किसी की सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली तो फिर तो आप फ्रीक बन गए ना। तो अब मेरे ख्याल से मेडिएशंस में उसका रोल बहुत महदूद होगा। मतलब मेडिएशंस में इसलिए रोल महदूद होगा क्योंकि वो तो एक फ्रीक है, वो तो इस वक्त ईरान की नज़रों में बिल्कुल गिर चुका है, आप ये समझे। तो ईरान तो उसकी मेडिएशंस को तस्लीम ही नहीं करता, तो दैट्स वाई पाकिस्तान की तरफ देखा गया। तो इसका मतलब है कि मेडिएशन में उसका रोल बहुत महदूद है। हाँ, इस जंग में उसका एक बहुत अहम रोल है। वो रोल ये है कि आप देखें कि वो इनडायरेक्टली इसराइल की सपोर्ट कर रहा है। इवन कि मैंने तो यहाँ तक भी मेरे ज़राए ने बताया है कि जो ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल को कुछ वेपन्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वजह से वो चाहता भी नहीं है कि ये वार ख़त्म हो। तो मेडिएशन में ज़ाहिर सी बात है वो अपनी लॉबीज़ के ज़रिए पूरी कोशिश कर रहा है कि ये मेडिएशंस कामयाब न हो। और उसकी वजह ये भी है कि आप देखिए कि उनको उनकी जो आयल की तरसील थी उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो रशिया से आयल ले रहे हैं, तो उनको ज़्यादा मसाइल भी नहीं हैं। तो और दूसरी तरफ उनको इस वार से फ़ायदा ये हो रहा है कि वो इसराइल की नज़रों में मज़ीद बढ़ रहे हैं, वो अमेरिका के मज़ीद करीब हो रहे हैं। तो इस मीन के इस वार को वो परसू करना चाहते हैं, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इस मेडिएशंस को वो नाकाम करना चाहते हैं। वैसे भी आप खुद सोचें कि इंडिया तो कतई नहीं चाहेगा कि इस मेडिएशंस के ज़रिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री बन के उभरे, तो इसलिए वो वहाँ पे भी रुकावट डालेगा ही डालेगा। अच्छा, थैंक यू आपकी सारी बातों का, आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया इतना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी अपनी राय कमेंट्स में दें, आप भी अपने ख्यालात का इजहार करें, जो बातें आपको अच्छी लगी हैं, और एसके प्रो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। और हमें नेक्स्ट जो भी आपके टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हमें गाइड करें कि किस टॉपिक पे ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, हम किस टॉपिक पे, किस मौजू पे आपके साथ और ज़्यादा जुड़े रहें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।